चलो जल्दी बैठ जाओ सब लोग। चलो कल के क्लास का एक बार रिवीजन कर लो। कल प्रस्तावना तक पूरा पढ़ लिए थे ना। चलो एक बार रिवीजन करेंगे कल के क्लास में जो भी हम देखे थे उसके बारे में। जैसे कि देखे थे, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल संविधान होता है उसमें कुल कितने अनुच्छेद है बताओ। 395। कितने भाग हैं? 22। और कितनी अनुसूची था? 8 अनुसूची था ना। और वर्तमान में कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची। कितना है? 12। संविधान निर्माण में कुल कितना दिन लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। प्रारूप पर कितने दिन तक बहस चला? 114 दिन का। ठीक है ना। भारतीय संविधान जो है एक प्रकार का हस्तलिखित संविधान माना जाता है, जो कौन सी भाषा में लिखी गई है? जब लिखा जा रहा था उस समय इंग्लिश में ही लिखा गया है, समझ में आ रहा है? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। भारत का संविधान कैसा है बोलेंगे तो अंशतः कठोर और लचीला, इतना आपको बताना है। और भारतीय संविधान का निर्माता या जनक किसे कहते हैं? B.R. अंबेडकर को कहते हैं। ठीक है ना। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका जो होता है इसे क्या कहते हैं? अगर क्वेश्चन है तो क्या बताओगे? संविधान की कुंजी क्या बोलते, जल्दी बताओ। ठीक। और प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु किन्हें कहा गया है? भारत के जनता को या लोगों को कहा गया है। प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हो गया है? 1 बार कि 2 बार? 1 बार हो चुका है संशोधन। कौन से शब्द जोड़े गए थे? एसपीए को शॉर्ट में लिखे थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता बोल सकते हैं। कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 3 प्रकार का। पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनैतिक। ठीक है ना। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5 प्रकार। पहला विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और पांचवा उपासना। ठीक है। कितने प्रकार की समानता या समता का उल्लेख है? 2 प्रकार देखे थे, कौन कौन सा? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त है। ठीक है। और प्रस्तावना के अनुसार संविधान का अंगीकृत तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। और उसी को ही और क्या बोलते हैं विक्रम संवत में? 2006 विक्रमी क्या बोलते हैं? ठीक है ना। मदन गोपाल केस कब हुआ था? 1957। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था? देखो मदन गोपाल वाले में सिंपल कहा गया था कि अगर कोई प्रस्तावना का अवहेलना करता है तो उसके लिए अदालत नहीं आ सकते, ये कहा गया था। ठीक है। बेरोबारीवाद में क्या सुनने मिला था? संविधान का अंग नहीं माना जाएगा और संसद उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता। लेकिन जैसे केशवानंद वाला वाद आया था 1973 में, तो उसमें क्या निर्णय निकला? संविधान का अंग माना गया है लेकिन उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते और ना ही नकारात्मक संशोधन कर सकते हैं। संशोधन कर सकते हैं तभी 1976 में पहली बार क्या हुआ था? संशोधन। यहां तक हो गया था सबका। चलो इसके बाद आज हम क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ। अनुसूची के बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसको लेके क्या क्या क्वेश्चन आता है। ठीक है। चलो बातें ना करें। चलो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं इसको लेके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे अनुसूची 8 अक्सर पूछता है किससे रिलेटेड है, अनुसूची 1 क्या है, 2 क्या है, ऐसा करके टोटल हम भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितना अनुसूची के बारे में हम पढ़ेंगे जल्दी बताओ। 12 अनुसूची देखेंगे और उसके बारे में समझेंगे कि कौन सा अनुसूची में क्या चीज का उल्लेख किया गया है। ठीक है। और अनुसूची में जो भी चीज होगा
वो एक लिस्ट वाला चीज होता है। क्या होता है आपका? लिस्ट। एक लिस्ट बना देते हैं, तो लिस्ट वाले जो भी चीजें हैं उसको अनुसूचियों में रखा जाता है। समझ आ पा रहा है? लेकिन जो भी कानून संबंधी जो मामले होते हैं उसको अनुच्छेद में रखते हैं। किस में रखते हैं? अनुच्छेद। जैसे कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य है। कितना राज्य है? 28। और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसका एक लिस्ट बना गया है, और वो लिस्ट आपको मिलेगा पहली अनुसूची में। किसमें मिलेगा? मतलब पहली अनुसूची में जिसका नाम लिखा गया उसका मतलब या तो वो राज्य हो सकता है या तो वो केंद्र शासित प्रदेश हो सकता है। तो उसका लिस्ट में ऐड कर देते हैं, और लिस्ट में ऐड हो गया तो समझ जाएंगे कि ये इस अनुसूची का है, मतलब ये वाला टॉपिक के अंदर आएगा। आया बात समझ में? तो अनुसूची क्या है उसको समझ पा रहे हो? तो अनुसूची एक प्रकार का, किस प्रकार का चीज है बताओ? लिस्ट वाला चीज है जिसको उसमें ऐड कर करके बढ़ा सकते हैं। आया कि नहीं समझ में? हाँ है ना? चलो टोटल कितने अनुसूची है बता दो? 12 अनुसूची हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, चलो एक एक करके समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली अनुसूची। ठीक है ना? तो पहली अनुसूची का अगर सभी संबंध पूछा जाए कि पहले संविधान का जो पहला अनुसूची है इसका संबंध किससे है, तो आपको यह बताना है कि पहली अनुसूची के अंतर्गत क्या बताया गया है। तो पहली अनुसूची के अंतर्गत आपको बताया गया है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में बता दो? संघ एवं राज्य क्षेत्रों का क्या किया गया है, जल्दी बताओ? उल्लेख। संघ और क्या बता देंगे? राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत आपको याद रखना है कि टोटल वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य, और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना? केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश बोलते हैं। तो इनके नामों की जो सूची है वो किस अनुसूची में लिखा गया है, जल्दी बता दो? तो पहली अनुसूची में लिखा गया है। आए बात समझ में? तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि पहली अनुसूची के संबंध किससे है। तो आप बता सकते संघ या राज्य क्षेत्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में इसमें लिखा गया है। और वर्तमान में कितने राज्य हैं हमारे यहाँ? 28 राज्य है देश में। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनके नामों की जो पूरी सूची है, पूरा जो लिस्ट इस प्रकार से जो बना है वो पहली अनुसूची में हमको देखने मिलता है। आए बात समझ में? बन जाएगा पहला अनुसूची। चलो लास्ट में एक साथ पूछूंगा, बताए तो ही चलेंगे। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम लोग दूसरी अनुसूची में। चलो ध्यान देते रहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ना अनुसूची वाला। चलो दूसरी अनुसूची का यदि हम देखें ध्यान से कि संविधान की जो दूसरी अनुसूची है इसमें क्या चीज का उल्लेख किया गया है। तो इसमें आपको सीधा ये बताना है कि देश के अंतर्गत जितने भी संवैधानिक पद हैं, कौन सा पद? संवैधानिक पद। तो जितने भी संवैधानिक पद हैं उन संवैधानिक पदों का आपको याद रखना है कि वेतन कितना है। वेतन, भत्ता और पेंशन। क्या क्या बता दो? वेतन, भत्ता और पेंशन। ये चीजों का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है दूसरी अनुसूची में। किसमें किया गया है? दूसरी अनुसूची में किया गया है। आ रहा बात समझ में? तो दूसरी अनुसूची क्या है समझ जाओगे। तो जितने भी कौन से पद बता दो? संवैधानिक पद हैं देश के अंतर्गत, उनका वेतन कितना होगा, उनको कितना कहीं जाएंगे तो अलाउंस मिलेगा, कितना पेंशन मिलेगा पद को छोड़ने के बाद, ये पूरा एक लिस्ट बना हुआ रहता है। और वह लिस्ट किस अनुसूची में बना है जल्दी बताओ? दूसरी अनुसूची में। क्लियर है सबका? पहली अनुसूची में क्या है बता दो? संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ता, पेंशन। क्या बोलोगे? वेतन, भत्ता, पेंशन इससे रिलेटेड है। क्लियर है तक सबका? है ना? आगे बढ़े। चलो टोटल कितना अनुसूची पढ़ना है? 12। 2 हो चुका है हमारा। अब आते कौन सा बता दो? तीसरी अनुसूची में। ठीक है, चलो चलो संविधान की जो तीसरी अनुसूची है इसमें क्या चीज का उल्लेख किया गया है अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी वही, अगर हम देखेंगे जितने भी संवैधानिक पद हैं, तो जितने भी संवैधानिक पद हैं उन संवैधानिक पद वाले को कौन सा पद दिलाएगा उसका प्रावधान या उसका उल्लेख इस इस अनुसूची में मिलता है कि संवैधानिक पदों में जो भी, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, समझ में आ रहा है?
तो ये सब जो चीज बहुत सारे जो लोग हैं वो उनको शपथ कौन दिलाएगा, उनके बारे में जो प्रावधान है शपथ ग्रहण या पद ग्रहण का जो उल्लेख है वो किस अनुसूची में किया गया बता दो, तीसरी अनुसूची। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, ये सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, जल्दी बताओ, राष्ट्रपति। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। आ रहा बात समझ में, हाँ है ना। तो इस प्रकार से पूरा एक लिस्ट बना हुआ है कि कौन किसको शपथ दिलाएगा। तो ये जो लिस्ट है वो किस अनुसूची में मिलेगा, तीसरे अनुसूची में शपथ ग्रहण और पद ग्रहण के बारे में है। क्लियर है सबका। चलो पहली अनुसूची क्या चीज के बारे में था बताओ, संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरा अनुसूची वेतन भत्ता पेंशन, और तीसरा अनुसूची शपथ। इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी याद रख सकते हो कि शपथ 3 अक्षर का है तो तीसरी अनुसूची, ऐसे करके समझ आ पा रहा है। शपथ कितने अक्षर का है, 3, तो कौन सा अनुसूची, तीसरी अनुसूची याद हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। आगे बढ़े, ठीक। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कौन सा बता दो, चौथी अनुसूची में। चलो चौथी अनुसूची जो है इसमें देखते हैं क्या चीज का उल्लेख किया गया है। तो चौथी अनुसूची में आपको याद रखना है, जैसे कि अपन को पता है कि केंद्र सरकार की 2 सदनें होती हैं। कितने सदन होता है, 2 सदन, जिसमें से आपको याद रखना है कि पहला जो सदन होता है, प्रथम सदन किसको बोलते हैं, राज्यसभा, ठीक है। और द्वितीय सदन किसको बोलते हैं, लोकसभा। क्लियर यहां तक सबका, हाँ है ना। देखो लोकसभा के सदस्यों का जो चयन कैसे होता है, चुनाव के माध्यम से। किसके माध्यम से, चुनाव होता है। और चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से। किस रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से। आए बात समझ में। लेकिन राज्यसभा का जो चुनाव होता है ये होता है आपका अप्रत्यक्ष रूप से। क्या होता है जल्दी बता दो, अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, चुनाव। यहां तक क्लियर आ पा रहा है समझ में कि केंद्र में कितने सदन होती हैं, 2 सदन। पहला कौन सा बता दो, राज्यसभा, और दूसरा लोकसभा। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, तो आपको पता चलेगा कि हाँ लोकसभा का चुनाव हो रहा है, हमको पूरा नॉलेज रहेगा और हम उस वोट देने जाते हैं। लेकिन राज्यसभा के बारे में आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कब कब राज्यसभा का सदस्य चुन लिया गया और राज्यसभा में चले गया, पूरा कार्यकाल पूरा होकर वापिस भी आ गया। समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज हमें पता चलता है क्या, नहीं, क्योंकि ये चुनाव ही कैसा है, अप्रत्यक्ष है। जिसको अधिकार है वही उसके चुनाव में मत दे सकता है। समझ आ पा रहा है। तो हमको चौथी अनुसूची में यह बताया गया है मुख्य रूप से कि चौथी अनुसूची में बताया गया है तो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है, क्या बता देंगे, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कौन से राज्य का कितना कितना हो सकता है या कितना होगा, इसका एक लिस्ट बना है। समझ आ पा रहा है। और वो लिस्ट है आपका चौथी अनुसूची में। किसमें जल्दी बताओ, तो चौथी अनुसूची क्या समझ पा रहे हो, तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व का एक लिस्ट बना है कि कौन से राज्य से राज्यसभा में कितने लोग जाएंगे। समझ आ पा रहा है। तो इसका पूरा लिस्ट किस अनुसूची में बना है, जल्दी बता दो, चौथी अनुसूची में बना है। तो चौथी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा में प्रतिनिधि को लेके। किससे बता दो, राज्यसभा में प्रतिनिधि को लेकर है कि कौन से राज्य में कितने, मतलब कौन से राज्य से कितने लोग जा सकते हैं। समझ आ पा रहा है। जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ से अगर देखेंगे तो इस लिस्ट को अगर उठाओगे चौथी अनुसूची को, तो छत्तीसगढ़ के आगे आपको मिलेगा कि छत्तीसगढ़ से 5 लोग राज्यसभा में जाएंगे। कितने लोग बता दो, 5 लोग का प्रतिनिधित्व होगा राज्यसभा में। समझ आ पा रहा है। तो इस प्रकार से हर एक राज्य का अलग अलग क्रमांक है। समझ आ पा रहा है। हर एक राज्य का अलग अलग प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में। तो छत्तीसगढ़ में कितना सीट है बता दो, 5 सीट होता है राज्यसभा का। किस अनुसूची में लिखा है, चौथी अनुसूची में। क्लियर यहां तक सबका, है ना। चलो बता दो एक बार, पहली अनुसूची बताओ, संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरा वेतन भत्ता पेंशन। तीसरा शपथ। चौथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। छत्तीसगढ़ का कितना है, 5। क्लियर है। इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे कि यहां हम देखें राज्यसभा, अगर आधा जा को इग्नोर करोगे तो ये 4 अक्षर का है। कितने अक्षर का है, 4। आधा जा को हटा देना, 4.5 अनुसूची नहीं होता है, ठीक नहीं।
तो आधा दिखा उसको हटा देंगे तो राज्यसभा कितने अक्षर का है? तो चौथी अनुसूची। समझ आ रहा है? शपथ कितने अक्षर का? तो तीसरी अनुसूची। तो देख के ही पता चल जाता है। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ, याद रहेगा सबको? ठीक। लोकसभा का बात ही नहीं है उसमें, लोकसभा तो मैं ऐसे ही बता दिया हूं, ठीक है। चलो देखो इधर, नेक्स्ट कौन सा अनुसूची देखते हैं, जल्दी बताओ। पांचवी अनुसूची। चलो पांचवी अनुसूची में देखते हैं कि यह किससे रिलेटेड है। चलो बातें ना करें। तो पांचवी अनुसूची में बताया गया कि जैसे देश भर में जितने भी राज्य हैं, समझ आ पा रहे हैं, और जिन राज्यों में आपका यहां देखेंगे, जिन राज्यों में एसटी और एससी की जनसंख्या जहां ज्यादा है, क्या बता दो, एसटी और एससी की जनसंख्या जहां ज्यादा है, तो उन क्षेत्रों के लिए अलग से कुछ प्रावधान आती है प्रशासन को लेके। किसको लेके? कि उस क्षेत्र में भाई इतना आरक्षण होगा, समझ में आ रहा है, उस क्षेत्र के लोगों को कुछ ये सुविधाएं दी जाएगी, उस क्षेत्र को लेके योजनाएं लाया जाएगा। तो हर एक राज्य में एसटी एससी क्षेत्र को संभालने के लिए एक प्रशासनिक मतलब अलग से इकाई बना होता है। समझ आ पा रहा है? और वो पूरा होता है राज्यपाल के अधीन। किसके अधीन होता है? स्टेट में और राज्यपाल के अधीन पूरा कार्यरत होता है। समझ आ पा रहा है? तो हम सीधा ये बताएंगे कि अब देख लो, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ एस टी एस सी बहुत कम है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ एस टी एस सी ज़्यादा है। समझ आ पा रहे हैं? तो एस टी एस सी क्षेत्र अगर ज़्यादा मिल गया तो उनके प्रशासन को लेके बहुत सारे प्रावधान आते हैं। समझ आ रहा है? तो कौन कौन से क्षेत्र में एस टी एस सी का प्रशासनिक इकाइयाँ हैं उसको लेकर एक लिस्ट बना होता है। तो छत्तीसगढ़ का भी नाम रहता है कि हमारे यहाँ भी एस टी एस सी ज़्यादा है। समझ आ पा रहे हैं? तो उनके लिए अलग से प्रशासनिक इकाई रेडी होता है। समझ आ पा रहा है? तो कौन कौन से राज्य में एसटीएससी को लेके प्रशासनिक सुविधाएं दी जाएगी उसका एक लिस्ट बना होता है। तो वह लिस्ट किस में बना होता है? आपका पांचवी अनुसूची में। किस में बना होता है? कि इस राज्य में ये सारे इतने सारे एसटीएससी क्षेत्र हैं। समझ आ रहा है? मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्षेत्र है। जैसे अपने यहाँ कुछ कुछ, जैसे कि बालोद भी पहला जनजाति क्षेत्र में आता था, अपना अपना एरिया दल्ली राजरा वाला। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसको छूट मिलते थे, जैसे कि आप लोग पटवारी के एग्जाम में जो कंप्यूटर डिग्री एग्जाम पास होने के बाद देना है। समझ आ रहा है ना? लेकिन बाकी जगह ऐसा होता था क्या? क्योंकि वो अनुसूचित क्षेत्र में आता नहीं था। तो अनुसूचित क्षेत्र के लिए ना कुछ अलग नियमें होती है। तो कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है या नहीं है उसका एक लिस्ट होता है। और वह लिस्ट किस में मिलेगा, जल्दी बताओ? पांचवी अनुसूची में। तो इस टाइप से चीजें होती है। समझ आ पा रहे कि नहीं? जल्दी बताओ। तो हम सीधा बताएंगे, पांचवी अनुसूची जो है वो एस टी एस टी, मतलब समझ आ रहा है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के प्रशासन को लेके प्रावधान बताता है। तो शॉर्ट में याद रखेंगे एस टी एस सी का प्रशासन। क्या बताओगे? एस टी एस सी का प्रशासन। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। चलो बता दो एक बार। पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची वेतन भत्ता पेंशन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा, पांचवा एसटीएससी का प्रशासन। क्लियर है सबका? इसको भी शॉर्ट में अपन याद रख सकते हैं। एसटीएससी को देखो ध्यान से, अगर एसटीएससी को देखेंगे तो ये आपका एस टी, समझ आ पा रहा है, और ये क्या है? एस सी। तो इसमें जो एस बनता है ना, 5 जैसे दिखता है। एस कैसे दिखता है? 5। तो पांचवी अनुसूची। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? सुयश ठाकुर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एस टी एस सी जब भी देखे अपन तो कौन सा अनुसूची है? पांचवी अनुसूची आपको यहां से याद रखना है। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। ठीक। चलो पांचवी अनुसूची के बाद आते हैं अपन, नेक्स्ट है हमारा छठवीं अनुसूची। चलो छठवीं अनुसूची भी एस टी एस सी के प्रशासन को लेके एक लिस्ट रेडी करता है कि कौन से क्षेत्र में कितने एस टी एस सी क्षेत्र हैं। लेकिन अगर हमारा देखो सामान्य राज्य है, एकदम नॉर्मल स्टेट है, तो एस टी एस सी क्षेत्र उनके प्रशासन के बारे में जो उल्लेख है वो पांचवी अनुसूची में मिल जाएगा नॉर्मल स्टेट में। लेकिन जो विशेष राज्य होते हैं, कौन सा राज्य? विशेष राज्य, तो उनके यहाँ एस टी एस सी के लिए कुछ अलग ही प्रावधान होते हैं। समझ आ पा रहा है? तो वो लिस्ट बना होता है छठवीं अनुसूची में। किसमें बता दो? तो छठवीं अनुसूची में हम बात करेंगे तो ये भी किससे रिलेटेड है, जल्दी बताओ? एस टी एस सी के प्रशासन से संबंधित है। लेकिन ये विशेष 4 राज्यों के लिए बस है। बाकी इन 4 राज्यों को छोड़ के एसटीएससी का जो प्रशासन का जो प्रावधान हमको देखने मिलेगा
वो 5वीं अनुसूची में है। लेकिन 6वीं अनुसूची में एसटी एससी के प्रशासन का उल्लेख है कि कौन से स्टेट में मतलब क्या क्या होगा। समझ आ पा रहा है? तो यहाँ जो विशेष जो 4 राज्य है उसको आपको शॉर्ट में याद रखना है, मित्री में। कैसे याद रखना जल्दी बता दो, मित्री में याद रखेगा सबको। तो एसटी एससी क्षेत्र में प्रशासन कितने स्टेट के लिए? 4। और वो 4 स्टेट को शॉर्ट में कैसे याद रखोगे? मित्री में। याद रहेगा सबको? तो मित्री मतलब मी से जो आएगा क्या आएगा आपका? मिजोरम। क्या आता जल्दी बताओ? मिजोरम। त्रि से बताओ? त्रिपुरा। ठीक है। मे से मेघालय, मेघालय। समझ आ पा रहा है? और अ से असम। समझ आ पा रहा है? तो ये 6वीं अनुसूची में एसटी एससी के बारे में तो प्रावधान है, लेकिन विशेष कितने राज्यों के लिए? 4 राज्य। ये 4 राज्य कैसे याद करेंगे जल्दी बताओ? मित्री में। कैसे याद करना है? मित्री में। मित्री में का फुल फॉर्म क्या है? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। फिर से बोलो, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। क्लियर सबका? तो ये 6वीं अनुसूची और 5वीं अनुसूची दोनों एसटीएससी से रिलेटेड है, लेकिन 6वीं अनुसूची का संबंध इन 4 राज्यों के लिए बस है। और इन 4 को छोड़कर जहां भी एसटीएससी होंगे उनका जो सूची होगा वो 5वीं में मिलेगा। समझ आ पा रहा है? बन जाएगा दोनों? चलो बता दो। पहला अनुसूची बताओ, संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरा अनुसूची, वेतन भत्ता पेंशन। तीसरा अनुसूची, शपथ। चौथा, राज्यसभा। बस ठीक है ना? 5वां एसटीएससी। ठीक है। और 6वां में एसटीएससी मित्री में। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एसटीएससी मित्री में। समझ आ जाएगा? कौन वहां क्या हो गया पीछे? आगे बढ़े? है ना? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका है 7वीं अनुसूची। क्या है जल्दी बताओ? चलो 6वीं तक क्लियर सबको ना? चलो 7वीं अनुसूची का हम देखिए ध्यान से। क्या हो गया भाई? चलो 7वीं अनुसूची में देखते हैं ध्यान से क्या यहाँ पास आपको याद रखना है। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत यहाँ पास बताया गया है, 7वीं अनुसूची में आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें 3 प्रकार की सूची रेडी है, जिसमें आपको याद रखना है जैसे कि इसमें आपको मिलेगा संघ सूची। क्या मिलता है? संघ सूची। इसका डिटेल हम आगे एकदम पढ़ेंगे, अभी आपको याद रखना है संघ सूची। दूसरा मिलता है राज्य सूची, और तीसरा रहता है समवर्ती सूची। क्या रहता है जल्दी बताओ? आगे जब डिटेल से पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि संघ सूची के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। समझ आ पा रहा है? राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। और याद ये रखना है कि जो चीज संघ सूची के अंदर लिखा हुआ है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार और उसका संचालन करने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथ में है। किसी में हाथ में है? तो ये पूरा ऐसे लिस्ट बना है कि संघ सूची में क्या क्या है, पूरा एक लिस्ट बना है। और वो लिस्ट किस में मिलेगा? 7वीं अनुसूची में। समझ आ पा रहा है? वैसी राज्य सूची का भी एक लिस्ट बना है कि राज्य सरकार कौन कौन से विषय पर कार्य कर सकता है। समझ आ पा रहा है? कौन कौन से विषय पर कुछ कार्य कर सकता है, कौन से टॉपिक पर कानून ला सकता है, ये सब चीज किस में लिखा है? कौन सा? राज्य सूची। एक होता है समवर्ती सूची, जिसमें अधिकार दोनों का होता है, केंद्र सरकार का भी अधिकार है और राज्य सरकार का भी अधिकार है। मान लो कि उस कुछ ऐसा एक टॉपिक आया जो सेम टॉपिक को लेके दोनों पे विवाद हो गया। आ रहा समझ में? और मान लो केंद्र सरकार भी उस टॉपिक पे कानून बना दिया और राज्य सरकार भी बना दिया, तो केंद्र सरकार का मान्य होगा। किसका मान्य होगा? केंद्र। क्योंकि इसमें जो लिस्ट है उस पर कानून दोनों बना सकते हैं। समझ आ पा रहा है ना? लेकिन मान लो दोनों लोग उसी टॉपिक पे काम कर रहे हैं, तो किसका कानून लागू होगा? केंद्र का ही लागू होगा। समझ आ पा रहा है ना? चलो तो ये हो गया 7वीं अनुसूची में कितने प्रकार की सूचियों का उल्लेख है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यह सीधा याद रखना है। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे बोलेंगे तो आप बताना सूची से। किससे रिलेटेड है? तो स से 7वीं, स से सूची। याद रहेगा सबको? है ना? ठीक, याद रहेगा। 7वीं अनुसूची क्या आएगा? स से,
और स से क्या मिल जाएगा, सूची। कितना सूची, 3 ठो। कौन कौन सा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े। चलो बताते हुए चलेंगे। पहला बताओ, संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरा, वेतन भत्ता पेंशन। तीसरा, शपथ। चौथा, राज्यसभा। पांचवा, ST SC सामान्य स्टेट। समझ आ रहा है। और छठवीं अनुसूची, ST SC विशेष राज्य। विशेष राज्य में मित्री में, मी से मिजोरम, त्रि से मे से मेघालय, अ से असम। क्लियर है सबका। और फिर अपना सातवीं अनुसूची में किससे है, सूची से। कितना सूची है, 3। पहला, दूसरा राज्य और तीसरा समवर्ती। क्लियर है तक सबका, आगे बढ़े। चलो अब आते हैं, कौन सा अनुसूची बता दो, 8वीं अनुसूची। चलो बातें ना करें, सामने ध्यान देंगे भाई। चलो 8वीं अनुसूची क्या थी हम देखें तो इसमें ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है, बहुत बार आ चुका है कि 8वीं अनुसूची में क्या चीज का उल्लेख है, क्या चीज का एक लिस्ट बना है। समझ आ पा रहे हैं। तो इसमें पूरे भारत के अंतर्गत कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, इसका एक लिस्ट बना हुआ है कि कौन कौन से भाषा को मान्यता दिया गया संविधान के अनुसार। तो उसका एक लिस्ट बनाया गया है और वो लिस्ट किस अनुसूची में मिलेगा हमको, 8वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची के यदि आप निकाल के देखोगे तो उसमें 22 प्रकार की भाषाओं का उल्लेख है। कितने प्रकार का, तो सीधा हम बता सकते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुसार कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाओं को क्या है, मान्यता। और जो भी भाषा को मान्यता मिलेगा मतलब वो किस अनुसूची में जुड़ जाएगा, 8वीं अनुसूची में उसको लिख देंगे। मतलब 8वीं अनुसूची में जो लिखा गया उस भाषा को संविधान के अनुसार क्या मिल गया, मान्यता प्राप्त हो गया। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ, हाँ है ना। और जितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त होता है उनके लिए बहुत सारे फंड आते हैं उस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं कि भाषा को लिख दिया मतलब, समझ रहे हो, उसके लिए अलग से पूरा कमीशन बनेगा, योजना बनेगा, सदस्य लोग नियुक्त होंगे राजभाषा आयोग के अंदर। समझ आ रहा है। जो राजभाषा आयोग होते हैं ना उसमें 22 मेंबर होते हैं और हर भाषा से एक एक मेंबर जाते हैं। समझ आ पा रहे हैं। तो वो अपने भाषा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी स्टेट में बहुत सारे मतलब नियम कानून बनाते हैं। समझ आ पा रहे हैं। तो ये छोटा मोटा चीज नहीं है, मतलब भाषा में लिखाना। क्लियर है सबका। तो कितने भाषा को भी मान्यता है बोलेंगे तो 22 भाषा। तो हमें फिर अलग याद रखना कि 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, भाषा से। राजभाषा आयोग जब पढ़ते हैं तो उसमें डिटेल आता है। समझ आ पा रहा है ना। चलो आगे बढ़े। चलो ये जो अभी तक जो हम 8 अनुसूची देखे हैं ये मूल संविधान का है। कौन सा संविधान का है, ठीक है। मूल संविधान में कितना अनुसूची था, 8। इसके बाद जो अनुसूची हम देखेंगे उसको कुछ संशोधन करके लाया गया होगा। समझ आ पा रहा है। तो संशोधन का क्रमांक भी याद रखना है और उसमें कौन सा विषय को लाया गया है ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबका, है ना। तो इसके बाद हम आते हैं किस अनुसूची में, बता दो, 9वीं अनुसूची। ठीक है। चलो 9वीं अनुसूची के यदि हम देखें ध्यान से तो सबसे पहले हमको याद ये रखना है कि इसको कब ऐड किया गया है, पहले ये याद रखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या चीज के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है। तो 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान के अनुसूचियों में कब जोड़ा गया है, तो इसको जोड़ा गया है, आपको याद रखना है, प्रथम संविधान संशोधन। क्या बताओगे, प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था उसी में इसको ऐड कर दिए। तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था आपका 1951 में। कब हुआ था, जल्दी बताओ, 1951 में। तो ये आपको याद रखना है कि 9वीं अनुसूची को कब किस संशोधन के तहत ऐड किया गया, तो क्या बताओगे, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत इसको जोड़ा गया था। क्लियर है सबका। और इसमें जो जोड़ा गया था इसमें यह बताया गया, इसमें इसका टॉपिक क्या है, तो इसमें जो टॉपिक है आपका मुख्य रूप से संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड। क्या बता दो, संपत्ति का अधिकार। आ रहा बात समझ में, किसका अधिकार बता दो, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल दिया हूं, संपत्ति का अधिग्रहण है, संपत्ति का अधिग्रहण है, अधिकार हो गया था। संपत्ति का क्या है बता दो, अधिग्रहण से संबंधित जो चीजें हैं उसको 9वीं अनुसूची में बताया गया है। समझ आ पा रहा है ना, जल्दी बताओ। तो ये बस टॉपिक, इसको बस याद रख लेना कि 9वीं अनुसूची का संबंध किससे रहेगा,
तो संपत्ति का अधिग्रहण, जैसे मान लो रेल लाइन बीच रहे हैं, समझ आ रहा है, तो रेल लाइन बीच रहे, किसी की जमीन आ गया, तो संपत्ति के अधिग्रहण के हिसाब से सरकार उसको लेके आपको मुआवजा दे देगा, या तो उन उस जिसका भी खेत होता है उसको अपने यहाँ नौकरी में रख लेता है। तो कुछ ना कुछ नियमें होती है, आ रहा समझ में। जैसे मान लो कि यहाँ जैसे रावघाट वाला रेल लाइन बीच रहा था, तो बहुत सारे खेत आया, तो कुछ लोगों को बीएसपी रखा है और कुछ लोगों को रेलवे रखा है, समझ में आ रहा है। तो कुछ नियमें होते हैं संपत्ति अधिग्रहण करते समय, आ रहा बात समझ में। तो संपत्ति का अधिग्रहण से संबंधित अगर अनुसूची बोलेगा तो क्या बताओगे, 9वीं अनुसूची याद रख लेना है। क्लियर है सबका यहाँ तक, है ना। कब जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची बता दो, 1951 में। कौन सा संशोधन के तहत, प्रथम संविधान संशोधन 1951। क्लियर है यहाँ तक सबका, आगे बढ़े। चलो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा कौन सा आएगा, 10वीं अनुसूची। बातें मत करो बीच में। चलो 10वीं अनुसूची का जो टॉपिक है, 10वीं अनुसूची का जो विषय, सबसे पहले देखते हैं इसको कब जोड़ा गया है। तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन। क्या बताओगे, 52वां संविधान संशोधन 1985। क्या बताएंगे, 1985 में इसको ऐड किया गया है, याद रहेगा सबको। तो 10वीं अनुसूची को कब संविधान में जोड़ा गया, जल्दी बताओ। 52वां संविधान संशोधन 1985। और ये जो 10वीं अनुसूची है यह किससे रिलेटेड है, अगर इसका टॉपिक पूछा जाए तो आपको ये बताना है, ये टॉपिक है दल बदल कानून। क्या बताओगे, दल बदल कानून से रिलेटेड है ये, याद रहेगा। बस टॉपिक याद रख लो, वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, याद रहेगा। तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे बोलेंगे, तो दल बदल कानून, ठीक है ना। 9वीं अनुसूची संपत्ति का अधिकार, याद रहेगा सबको। एकदम सिंपल तरीके से याद भी रख सकते हो, 10 से 10वीं और 10 से दल बदल, याद रहेगा सबको। 10 से क्या आएगा 10वीं, और फिर 10 से दल बदल कानून आपको याद रहेगा। क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़े। तो 9वीं अनुसूची को किस संशोधन के तहत जोड़े थे, प्रथम संविधान संशोधन 1951। और दूसरी अनुसूची, सॉरी 10वीं अनुसूची को कब जोड़े थे, 52वां संशोधन 1985। टॉपिक क्या है इसका, दल बदल, ठीक है। चलो 2 और बचे, फिर एक साथ रिवीजन करेंगे ना। चलो अब आते हैं अपन 11वीं अनुसूची में, किसमें आते हैं जल्दी बताओ। चलो 11वीं अनुसूची का जो टॉपिक है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, कि कब इसको जोड़ा गया और ये जो टॉपिक किससे रिलेटेड है, ये आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। चलो तो 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया, कोई बता सकता है, 1900 चलो ध्यान देंगे, हो गया रहने दो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन, ये क्रमांक 73वां है, 73वां संविधान संशोधन 1993। कुछ कुछ बुक में 1993-94 लिखा होता है। दरअसल जो विधेयक जो आया था वो मुख्य रूप से आया था 93 में, पारित होते तक हो गया था 94। तो क्या लिखते हैं 93-94 लिख देते हैं, समझ आ रहा, लेकिन मैं एक ही ठो लिखा हूँ। 73वां संशोधन क्या बताओगे, 1993 आपको याद रखना है। क्लियर है सबका, है ना। चलो 9वां अनुसूची किस संशोधन के तहत आया था, प्रथम संविधान संशोधन। 10वां वाला 52वां संशोधन 1985। और 11वां अनुसूची बता देंगे तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत ऐड किया गया। और 11वीं अनुसूची का संबंध अगर किससे अगर क्वेश्चन है तो आपको बताना है पंचायती राज। क्या बताओगे, पंचायती राज से ये संबंधित है, याद रहेगा। किससे टॉपिक रिलेटेड बता दो, पंचायती राज से क्या है संबंधित है। आ रहा बात समझ में, है ना। और पंचायती राज के अंतर्गत जो भी आपके क्षेत्र होते हैं, पंचायती राज के अंतर्गत जैसे 3 क्षेत्र बताओ कोई भी। पंचायती राज में क्या क्या होता है, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय नहीं बोल रहा, पंचायती राज, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है। तो पंचायती राज के अंतर्गत पंचायतों को कुल कितना प्रकार का विषय मिलता है काम करने के लिए, उसका एक लिस्ट होता है। तो इसमें आपको बताना है टोटल 29 विषय दिया गया है। कितना दिया गया है,
पंचायती राज की जो संस्थानें होती है उनको टोटल कितना विषय दिया गया है? 29 विषय दिया गया है कि इस पर आप काम कर सकते हो। समझ आ पा रहा है ना? लेकिन उस विषय पर काम करना है या नहीं करना है वो राज्य सरकार डिसाइड करता है। 29 में से जितना विषय राज्य सरकार देगा पंचायती राजों को उतना ही उन लोग विषय पर काम करते हैं, तो वो स्टेट पर डिपेंड करता है। लेकिन हम अगर देखेंगे कि 11वीं अनुसूची को निकाल के देखोगे तो टोटल कितना विषय मिलेगा? 29 एक विषय मिलता है ना? जल संसाधन, सफाई, ऐसे करके टोटल कितना बता देंगे? 29 अलग अलग विषय मिलते हैं जो पंचायती राज संस्थानों को काम करने के लिए, कर वसूलने के लिए अधिकार देता है। आया बात समझ में? है ना? तो 11वीं अनुसूची के संबंध किससे बोलेंगे? तो पंचायती राज संस्थानों के कार्य करने के विषय का उल्लेख इसमें है पूरा। कितना विषय है जल्दी बताओ? 29 विषय है। याद रहेगा? है ना? चलो इसके बाद हम देखते हैं अंतिम जो हमारा अनुसूची है, और वो कौन सा जल्दी बताओ? 12वीं अनुसूची। ठीक है, चलो 12वीं अनुसूची का भी वही दो चीज आपको याद रखना है कि कब ये जुड़ा है और कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, जैसे 11वीं अनुसूची कब जुड़ा था? 73वां संविधान संशोधन 1993 में। वैसी 12वीं अनुसूची कब जुड़ा? तो ये जुड़ा था 74वां संविधान संशोधन। दरअसल दोनों को एक साथ लाया गया था। 73वां संशोधन 74वां को एक साथ लाए थे, अलग अलग नंबर देके, लेकिन सन दोनों का सेम है। समझ आ पा रहा है? तो 74वां संशोधन 1993 के तहत इसको ऐड किया गया था भारतीय संविधान की अनुसूची में। और इसका जो टॉपिक क्या है अगर हम बात करेंगे तो इसका जो टॉपिक है नगरीय निकाय। क्या बताओगे? नगरीय निकाय से संबंधित है। और नगरीय निकाय के अंतर्गत 3 क्षेत्र बताओ क्या क्या आते हैं? नगर पालिका, पहले छोटा सा बताओ। नगर पंचायत, जैसे चिकला का सा क्या है? नगर पंचायत। ठीक है, अपने यहाँ का दल्ली राज रहा, जिस लोग रहते हैं हम लोग नगर पालिका है। और हमारे पास का सबसे नगर निगम है राजनांदगांव। राजनांदगांव क्या है? नगर निगम। समझ आ पा रहा है? तो ये सब होते हैं नगरीय निकाय के क्षेत्र या नगरीय निकाय की संस्थानें। समझ आ पा रहा है? तो नगरीय निकाय को कितना विषय दिया गया है कार्य करने के लिए? तो आपको याद रखना कितना विषय दिया गया है? तो 18 विषय। कितना दिया गया है? 18 विषय का एक सूची है, एक लिस्ट है 12वीं में। तो नगरीय निकाय को उन क्षेत्र पे काम करने का अधिकार प्राप्त होता है। क्या समझ आ पा रहा है ना? तो 11वीं अनुसूची का संबंध था पंचायती राज संस्थान, है ना? और 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगरीय निकाय से है। क्लियर है सबका? है ना? चलो तो एक बार रिवीजन करते हैं शुरू से। ठीक है, चलो बताते जाएंगे। पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरा अनुसूची वेतन भत्ता पेंशन। तीसरा अनुसूची शपथ। चौथा राज्यसभा वाला। ठीक है ना? पांचवा एसटी एससी। ठीक है, एसटी एससी क्या बोले? सामान्य राज्य। बहुत बढ़िया। छठवीं अनुसूची एसटी एससी मित्री में 4 स्टेट आ जाएगा उसमें। 7वीं अनुसूची सूची से रिलेटेड है। 3 सूची देखे कौन कौन सा? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। क्लियर है? उसके बाद हमारा क्या आता है? 8वीं अनुसूची किससे है? भाषा से। कितने भाषा का मान्यता? 22 भाषा। 9वीं अनुसूची संपत्ति अधिग्रहण, संपत्ति अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिग्रहण। ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल। 11वां पंचायती राज और 12वां नगरीय निकाय। समझ आ पा रहा है ना? चलो तो ये हो गया हमारा अनुसूची टॉपिक खत्म। कौन सा टॉपिक हो गया? अनुसूची। और एक सिस्टमेटिक पूरा शुरू दिन बता दिया था कैसे कैसे आपको पढ़ना है। तो पहले अपन स्ट्रक्चर देखे कैसे बना, फिर प्रस्तावना देखे फ्रंट पेज, फिर अब क्या देखे? अनुसूची। अब आता है हमारा भाग। क्या आएगा जल्दी बताओ? चलो चलो तो भारतीय संविधान के अनुसार अगर हम देखेंगे तो कुल कितने भाग हैं बताइए? कुल कितने भाग हैं? 22 भाग। तो अभी स्टार्ट में पूरा 22 भाग को लिख कैसे लिस्ट नहीं बनाऊंगा। समझ आ पा रहा है? एक एक भाग को पढ़ते चलेंगे, उसमें कितने अनुच्छेद हैं और वो टॉपिक किससे रिलेटेड है, पूरा 22 ठो लिख देंगे। फिर उसको रटने वाला चीज जाता है। एक एक को जब पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक याद ही हो जाता है। समझ आ पा रहा है ना? तो कुल कितने भाग है जल्दी बताओ?
22 भाग है। अब इस एक एक भाग को यहाँ कवर करेंगे। आ रहा है समझ में? जैसे कि यदि हम देखते हैं, सबसे पहले आता है भाग एक। क्या आगे जल्दी बताओ? भाग एक। चलो भाग एक जो है, इसमें हम देखेंगे, देखो कोई भी जैसे जब भाग आप लिखोगे तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे कि इसमें कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है और इसका टॉपिक क्या है। समझ आ पा रहा है? तो भाग एक का जो टॉपिक है वो है आपका संघ एवं राज्य क्षेत्रों के प्रावधानों से संबंधित नियम कानून है। ये नियम कानून है, ना कि लिस्ट है। लिस्ट बोलेंगे तो किस में है? पहले अनुसूची में। लेकिन संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए जो कानून है वो कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या नियम होती है उसको हम समझेंगे। समझ आ पा रहा है? तो कन्फ्यूजन ये होता है कि भाग एक और अनुसूची एक सेम है, कैसा नहीं है। उसमें लिस्ट है कितने सारे स्टेट है और कितना संघ शासित प्रदेश है, लेकिन उनके लिए कुछ नियमें हैं उस अनुच्छेदों में लिखा गया है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो भाग एक किससे रिलेटेड है, समझ आ गया सबको? क्या बताओगे? संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित होता है। और इसमें कहां से कहां तक अनुच्छेद आता है? तो एक से लेके चार। क्या बताओगे? एक से लेके चार आपके अनुच्छेद इसमें आते हैं। समझ आ पा रहा है ना? तो एक से लेकर चार तक अनुच्छेद जो देखोगे, या तो वो केंद्र सरकार के केंद्र शासित प्रदेश होगा, या तो वो राज्य किसी भी स्टेट को लेके नियम होगा। एक से चार के बीच, उसके अलावा कोई चीज नहीं हो सकता। जो टॉपिक लिख दिए हैं वो अनुच्छेद वहीं से वहीं तक रहेगा आपका। आया कि नहीं समझ में? आए ना? जैसे कि इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले अनुच्छेद एक। क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ? चलो अनुच्छेद एक देखते हैं कि इसमें क्या नियम होता है और इसमें क्या क्या चीज का प्रावधान किया गया है। ठीक है? कुल कितने अनुच्छेद हैं बताओ पहले तो? 395 अनुच्छेद है नंबरिंग के हिसाब से, है ना? लेकिन बीच में बहुत सारे अनुच्छेद ऐड हुए हैं तो क्रमांक बहुत सारे हैं, मतलब संख्या बहुत है, लेकिन 395 नंबर से ज्यादा नहीं है। आए कि नहीं समझ में? तो अनुच्छेद एक के अंतर्गत क्या बताया गया है? तो इसके अंतर्गत देखो क्या क्या लिखा गया। सबसे पहले ये बताया गया है अनुच्छेद एक में कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, ये आपका बताया गया है। समझ आ पा रहा है ना? तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि भारत क्या है, जल्दी बताओ, राज्यों का संघ है, यह कौन सा अनुच्छेद में लिखी गई है? तो आंसर क्या बताओगे? अनुच्छेद एक में बताया गया कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है, बहुत सारे राज्य मिले हैं तब एक भारत देश बना है। समझ आ पा रहा है? तो उसी का हम बोलते हैं भारत राज्यों का संघ है। लेकिन संघ में भी देखो क्वेश्चन आता है कि संघ कितने प्रकार का होता है। तो संघ होते हैं 3 प्रकार के, उसमें से कौन सा प्रकार वाला भारत है आपको समझना है। ठीक है? जिसमें से पहला जो संघ होता है जिसको अपन परिसंघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिसंघ। आ रहा बात समझ में? है ना? दूसरा जो होता है, हिंदी में संघ ही लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश में उसका अलग वैल्यू देखेंगे। संघ 3 टाइप का हमको देखना है। समझ आ पा रहा है? जैसे परिसंघ होता है, इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? तो इसको बोलते हैं कन्फेडरेशन। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? क्या इंग्लिश में याद आ रहा है? कैसे क्या बोलते हैं इसको? चलो क्या बोलते हैं जल्दी बता दो? कॉन्फेडरेशन। और एक जो संघ होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पास फेडरेशन। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? फेडरेशन। और एक होता है जिसको हम बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन। आ रहा है समझ में? तो फिर से एक बार देख लो। परिसंघ को क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? संघ को क्या बोलते हैं? फेडरेशन। एक जो संघ जिसको इंग्लिश में फेडरेशन लिखते हैं, और एक संघ जिसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? यूनियन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यूनियन। इसमें भारत कौन सा वाला है? तो भारत कौन सा वाला है? यूनियन। समझ आ पा रहा है ना? अब तीनों में देखो अंतर क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे कि मान लो अगर हम बात करते हैं परिसंघ का, कन्फेडरेशन का, तो ये जो परिसंघ जो होता है ये क्या होता है? तो ये आप सिंपल ऐसे बताना है कि बहुत सारे राज्य मिलके एक देश तो बना लिए हैं। बहुत सारे राज्य मिलके क्या बना लिए हैं? एक देश तो बना लिए हैं, लेकिन ये देश कभी भी उस सॉरी बहुत फिर से बता रहा हूं, बहुत सारे राज्य मिलके क्या बन जाता है? देश। लेकिन उस देश का जो राज्य है वो कभी भी उस देश से अलग हो सकता है। समझ आ पा रहा है? तो ऐसे देशों को क्या कहते हैं जल्दी बताओ? कन्फेडरेशन या परिसंघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
और इसमें वही पुराने जमाने के जो राजघराने, देसी रियासत वगैरह जो होते हैं, उन लोग मिलके बनाए होते हैं। समझ आ पा रहे हैं? जो जब चाहेंगे तब वो अलग भी हो सकते हैं, बस एकजुट होकर उन लोग काम कर रहे हैं, लेकिन चाहे तो क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। समझ आ पा रहे हैं? अगर हम बात करते हैं फेडरेशन का, किसका बात करते हैं, तो फेडरेशन भी आप क्या बताओगे, बहुत सारे राज्य मिलके बने हैं इन लोग, है ना। लेकिन इन राज्यों के बीच हुआ है समझौता, राज्यों के बीच क्या हुआ है, समझौता, और समझौते को तोड़ के वो अलग भी हो सकते हैं। इसमें कोई समझौता समझौता नहीं, बस मिल गए एक साथ काम कर रहे हैं, वो है कन्फेडरेशन। समझ आ पा रहे हैं? फेडरेशन जो होता है समझौता के तहत जुड़े होते हैं, है ना, और उस समझौते को तोड़ के कभी भी क्या हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, वो राज्य अलग हो सकता है अपना, अगर स्वतंत्र चाहे तो अलग हो सकता है। क्लियर है? लेकिन जो संघ होता है इसका नियम क्या होता है, तो इसमें भी देखो बहुत सारे क्या रहेंगे, जल्दी बता दो, राज्य तो रहेंगे रहेंगे, लेकिन एक बार जो जुड़ गया वो कभी अलग नहीं हो सकता उस देश से। ये नियम होता है यूनियन का। किसका होता है? यूनियन। तो हमारा देश क्या है? यूनियन। तो हमको मेन इनको ना समझ के ये समझना था कि ये सब लोग होते क्या है। समझ आ पा रहा है? तो कन्फेडरेशन क्या है, समझ गए, परिसंघ, फिर फेडरेशन, और एक होता है यूनियन। समझ आ पा रहा है? तो हमारा देश जो है, जैसे लिखा है भारत राज्यों का संघ है, तो कौन सा वाला संघ है बोलेंगे तो यूनियन वाला संघ है। समझ आ पा रहा है? जो एक बार जुड़ गया वो कभी राज्य अलग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो सोच समझ के ही जुड़ेगा। समझ आ पा रहा है? जैसे सिक्किम पहले एक देश था अलग, समझ आ रहा है, तो सिक्किम पहले क्या था, एक देश, वो भारत में आके जुड़ गया, और भारत में आके जुड़ गया तो वो अलग ही नहीं हो सकता। समझ आ पा रहा है? क्यों अलग नहीं हो सकता? क्योंकि नियम है कि जो भारत में जुड़ेगा वो कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि भारत एक यूनियन कंट्री है। कौन सा कंट्री है? यूनियन वाला है। समझ आ पा रहा है? तो अनुच्छेद एक क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ सबका। तो अनुच्छेद एक में क्या लिखा है, जल्दी बताओ। भारत राज्यों का संघ है, और संघ में भी इंग्लिश में क्या लिखा रहता है, यूनियन लिखे रहेगा। ये सब इसको ऑप्शन में रहेगा तो नहीं लगाएंगे। समझ आ पा रहा है ना? चलो, क्या हो गया, कोई परेशानी? चलो एक अनुच्छेद और देख लेते हैं, फिर बाकी कल पढ़ेंगे। कल आओगे क्या क्लास? 15 अगस्त है क्या? सबको आना है, ठीक है ना। पहले एक अनुच्छेद बता देता हूँ, फिर डिटेल बताया जाएगा। चलो अनुच्छेद 2 देखते हैं, आज के लिए लास्ट रहेगा, बातें ना करें। अनुच्छेद 1 सबको समझ में आ गया है ना? अनुच्छेद 1 क्या है, जल्दी बताओ। भारत राज्यों का संघ है, इंग्लिश में क्या लिखा रहेगा, यूनियन। यूनियन समझ आ गया है? ठीक। अनुच्छेद 2 में बताया गया है, जैसे कि अनुच्छेद 2 में नियम यह कहता है कि जो संसद के पास एक अधिकार होता है, संसद जो होता है किसी भी विदेशी राज्य को, किसी भी क्या बता दो, विदेशी राज्य को भारत संघ में जोड़ सकता है। भारत क्या लिखते हैं, संघ, केवल भारत नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं, भारत संघ, क्योंकि राज्यों का संघ इसलिए। तो संसद के पास अधिकार है अनुच्छेद 2 के तहत कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत संघ में क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 2 में लिखा है कि अगर किसी विदेशी राज्य है उसको भारत में मिलाना है तो मिला सकता है। किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 2 में प्रावधान है। कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे कि सिक्किम को जोड़ा गया था कब, 16 मई 1975। क्या बताओगे? 16 मई 1975 को सिक्किम जो है किस में जुड़ा, जल्दी बता दो, भारत से, भारत संघ में जुड़ गया, है ना। तो ये किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो अनुच्छेद 2 के तहत यह प्रोसेस हुआ है। समझ आ पा रहे हैं? तो हर अनुच्छेद का अलग अलग नियम होता है ना। तो अनुच्छेद 1 सबको समझ में आ गया था, क्या लिखा है जल्दी बताओ, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या नियम होता है, तो संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत संघ में जोड़ सकता है, यह अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है। जैसे उदाहरण में क्या बताओगे, सिक्किम भारत में कब जुड़ा, 16 मई 1975 को जुड़ा है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। चलो तो आज अनुच्छेद 2 तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? एक बार अनुसूची का रिवीजन कर दो जल्दी जल्दी। चलो, भारतीय संविधान में कितने अनुसूची हैं, 12। सबसे पहला बता दो, संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरा में वेतन भत्ता पेंशन। तीसरा शपथ। चौथा राज्यसभा में प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ से। पांचवा में
ST SC प्रशासन, छठवां में ST SC मित्री में, ठीक है ना, आठवां में, सातवें में सूची, आठवां में भाषा, नौवां संपत्ति अधिग्रहण, ठीक है ना, 10वां दल बदल कानून, 11वां पंचायती राज, 12 नगरीय निकाय। समझ आ रहा है? कुल कितने भाग हैं? 22, जिसमें भाग 1 का टॉपिक क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। क्लियर है सबका? अनुच्छेद 1 से लेके 4, अनुच्छेद 1 सबको क्लियर है? अनुच्छेद 1 में क्या नियम है? भारत राज्यों का संघ है, संघ में इंग्लिश में क्या बताएंगे? यूनियन। ठीक है, अनुच्छेद 2 क्लियर हो पाए हैं? अनुच्छेद 2 के तहत संसद किसी भी देशी राज्य को जोड़ सकता है। समझ आ पा रहा है? उदाहरण के लिए क्या बता देंगे? सिक्किम आपको बताना है। क्लियर है यहाँ तक? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।